तो बस आज और कल, लेकिन ये आज और कल भी वो शांति जिसको तनावपूर्ण, भीषण तनावपूर्ण शांति कहा जा रहा है, क्या चलती जाएगी? क्या इसको शांति का टैग हासिल रहेगा आज और कल भी? क्योंकि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस दौरान ईरान ने न जाने कितने बार सीज फायर वायलेट किया है। और इधर खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने होर्मुज के पास वेसल्स को सीज करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में ही दुनिया ये पूछ रही है, ट्रंप की यू टर्न की जो पॉलिसी है, क्या वो एटमी तबाही और महामंदी की तरफ दुनिया को ले जा रही है? क्या ये खतरा बड़ा होता जा रहा है तब जबकि अब ये सीज फायर जो 14 दिनों का था, कल 22 तारीख बुधवार को ये समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ये बिल्कुल अनलाइकली है कि हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, और ईरान कह रहा है हम वार्ता की तरफ जाने वाले हैं ही नहीं। ऐसे में अब होने क्या वाला है, जरा देखिए। होर्मुज पर कतर ने अमेरिका को चेताया, होर्मुज नाकाबंदी वैश्विक समस्या बन जाएगी, हर हाल में वार्ता सफल होनी चाहिए। कतर ने कहा पाकिस्तान की शांति की पहल सराहनीय है। कतर ने कहा पाकिस्तान की शांति की पहल सराहनीय, कतर कह रहा है। और कतर यह भी कह रहा है कि वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है, वैश्विक कल्याण के लिए जरूरी है। कतर कह रहा है कि किसी भी सूरत में वार्ता होना चाहिए और वार्ता को कामयाब होना चाहिए। और इस्फहान के सफा में आई धमाके की आवाज। अब आइए अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। पहाड़ में सुनी गई तेज धमाके की आवाज। इस्फहान में ईरान की परमाणु साइट है। आईआरजीसी ने धमाके की पुष्टि की है। धमाका हुआ है, इस बात को आईआरजीसी ने भी कबूला है। अब ये धमाका क्यों हुआ? क्या ये सैबोटाज है या फिर असल में हमले शुरू हो गए हैं? ये किस तरह का धमाका था? इस्फहान, नतांज, फोर्दो, ये वो साइट्स हैं, वो शहर जो अतिरिक्त सुरक्षा में रहने वाली जगहें हैं। और यहां पर अगर धमाका हो रहा है तो जाहिर है ये सवाल खड़े करता है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इंटरनली ईरान में कुछ ऐसा है जो संघर्ष को जन्म दे रहा है? खुद ईरान के भीतर ऐसे तत्व हैं क्या जो इन जगहों पर जाकर कोई शरारत कर सकते हैं, सैबोटाज कर सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या दुश्मन ने एक बार फिर से, ईरान के दुश्मन ने एक बार फिर से ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है? आईआरजीसी अगर इस बात को स्वीकार रहा है कि हां धमाके शुरू हो गए हैं, तो सवाल यह है कि धमाके कर कौन रहा है? अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होगा ईरान। खबर ये आ रही है एक्सियोस के हवाले से, और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खबर है। एक्सियोस के हवाले से ये बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने इस बात की इजाजत दे दी है, बुधवार को इस्लामाबाद में बातचीत संभव है। तो अभी तक जो एकदम पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी और ईरान की तरफ से केवल डिनाइल की बातें आ रही थी कि हम इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे, एक्सियोस ये कह रहा है कि मुस्तफा खामनेई ने अब इस बात की इजाजत दे दी है कि हमारा डेलीगेशन भी बातचीत के लिए जाए। अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच रहा था और ईरानी डेलीगेशन पहुंचेगा या नहीं, इस बात पर संशय के बादल थे। एक्सियोस ये कह रहा है कि मुस्तफा खामनेई के ओके कहने के बाद, अप्रूव करने के बाद अब ईरानी डेलीगेशन भी बातचीत के लिए तैयार हो गया है। हालांकि ईरान की तरफ से खुद इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है। अगली खबर, होर्मुज पर ईरान ने झंडा लहराया। पैराग्लाइडर से फ्लैग फहराता दिखाई दिया शख्स। होर्मुज पर ईरान नहीं छोड़ेगा दावा। होर्मुज पर ट्रंप के दावे को झुठलाया। होर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिकी नेवी चीजों को कंट्रोल कर रही है। इस बात को झुठलाने के लिए यह पैराग्लाइडर ईरान का झंडा लेकर यहां पर उड़ता हुआ होर्मुज स्ट्रेट के करीब, यह इस बात की मुनादी, इस बात का ऐलान कि यहां पर तो चलेगी ईरान की, यह बात बताने के लिए यहां पर यह झंडा लहराया गया है, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। अब ये दो तीन चीजें जो आपने देखी, अभी आपने देखा कि इस्फहान में एक बड़ा धमाका हुआ। आईआरजीसी कह रहा है कि हां यह धमाका हुआ, जिसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि धमाका क्यों हुआ। आपने यह भी देखा कि ईरान की तरफ से डेलीगेशन जाएगा, इस बात की पुष्टि एक्सियोस की तरफ से हो रही है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी यह पुष्टि होनी बाकी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसकी चल रही है यह बात बताने के लिए ईरान यहां पर पैराग्लाइडर के जरिए अपना झंडा फहराकर इस जगह यह बता रहा है कि यह जगह तो हमारी है। इस सब के बीच में कल डेडलाइन आप जानते हैं ओवर हो रही है। सीज फायर कल, जो इसके लिए 14 दिन वक्त तय किया गया था, वो कल खत्म हो रहा है। इधर वार्ता किसी भी सूरत में कामयाब होना चाहिए। कतर और तमाम जीसीसी कंट्रीज को यह लगने लगा है कि अगर यह कामयाब नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा जो पिसेंगे वो हम पिसेंगे, क्योंकि अमेरिका तो भौगोलिक रूप से बहुत दूर है। तो अमेरिका का जो गुस्सा होगा ईरान का, वो हम पर उतरेगा। ये बात तो ये देख भी चुके हैं ये कंट्रीज, इसलिए यहां पर ये डर बड़ा होता जा रहा है। तो अब होगा क्या?
सवाल यह है, हमारे एक्सपर्ट्स क्या देख रहे हैं, एक्सियोस की रिपोर्ट, क्या वाकई डेलीगेशन ईरान का रजामंद हो जाएगा? रजामंद आने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन जब टेबल पर बैठेंगे तो क्या बातचीत होगी? और बातचीत में क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे सीज फायर कम से कम अगले कुछ दिनों तक एक्सटेंड हो जाए? क्या कुछ एक अगले दौर की वार्ता के संदर्भ में चर्चा होगी? लेट्स टॉक फॉर द टॉक्स अहेड, ऐसा कुछ हो जाएगा? क्या होने वाला है यहां, यह बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान इसको आपके लिए डिकोड करेंगे। एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी आज की इस चर्चा में हैं और आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। अचल कुमार मल्होत्रा साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और कार्तिकेय काले साहब ने जो शर्ट पहनी हुई है उसमें MiG-27 भी आपको दिखाई दे रहा है। बहरहाल आगे आपको ले चलता हूं। यहां देखिए, ईरान के एक और जहाज पर अमेरिका का कब्जा। हिंद प्रशांत में तिफानी टैंकर जब्त किया गया। तो उसका की जब्ती के बाद की कार्रवाई ईरान के गुप्त बेड़े का हिस्सा है तिफानी। ईरान के गुप्त बेड़े के हिस्से को भी अब यहां पर कैप्चर कर लिया गया है। पहले तोस्का के बारे में कल हमने आपको खबर बताई ही थी और यही बातें, जाहिर है यही बातें वो तमाम बातें हैं जो किसी वार्ता के पहले के शुभ संकेत नहीं हैं। वार्ता हो पाएगी कि नहीं यही अभी खटाई में है, लेकिन उसके पहले के कई चीजें होती हैं जो जहां से इशारे मिलते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और ये पूरी दुनिया में कोई भी बता सकता है कि ये अच्छे ओमेन नहीं है, दे आर नॉट गुड ओमेन। अब यहां पर देखिए, यहां तोस्का के बाद एक और जहाज को कब्जे में ले लिया गया है। हर दिन अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पल भर में अपने बयान से पलट भी जा रहे हैं। ट्रंप के बड़बोलेपन से अब तक वार्ता विफल रही है। ईरान में भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ट्रंप ने इतना कंफ्यूजन, इतना जिसको कहते हैं देसी भाषा में घोर मट्ठा किया है कि वो किसी को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ट्रंप चाह क्या रहे हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। और यहां देखिए, सीज फायर खत्म होने में 30 घंटे, लगभग 30 घंटे अब बाकी हैं और इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है अमेरिका का डेलीगेशन अभी तक। ईरान के बारे में तो संशय था, लेकिन इधर से कहा जा रहा था कि हमारा डेलीगेशन पहुंचेगा। हालांकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जेडी वांस नहीं जाएंगे, बाद में व्हाइट हाउस ने आकर कहा कि नहीं जेडी वांस जा रहे हैं। वहां पर भी देखिए बड़ा कंफ्यूजन था। और यहां वार्ता पर ईरान ने यूएस को कोई संकेत नहीं दिए। एक्सियोस कह रहा है ईरान का डेलीगेशन जाएगा। बहरहाल व्हाइट हाउस में ईरानी संदेश का इंतजार किया जा रहा है कि क्या ईरान की तरफ से डेलीगेशन जाएगा कि नहीं। और पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके पास फोटो खिंचाने के जो थोड़े मौके और आने वाले थे वो मौके नहीं आ पाएंगे। अगली खबर देखिए, ईरान से बातचीत पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। जरूरत पड़ी तो खुद ईरानी नेताओं से मिलेंगे ट्रंप। वार्ता से पीछे हटने की खबरों को खारिज किया डोनाल्ड ट्रंप ने। डील के लिए ईरान को टेबल पर आना होगा, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। सीज फायर की डेडलाइन से पहले बढ़ा तनाव। डेडलाइन समाप्त होने से पहले तनाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्यूरियस लग रहे हैं और बहुत एंशियस भी लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या आएंगे कि नहीं, ईरानी डेलीगेशन में लोग आएंगे कि नहीं। और वो ये तक कह रहे हैं कि मैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद शामिल हो जाऊंगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ट्रंप कब क्या कहें और कब उससे पलट जाएं, इसका कोई ठीक नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा, पहले तो वो ये कह रहे थे कि जेडी वांस नहीं जाएंगे, अब वो कह रहे हैं मैं खुद जाऊंगा। तो ट्रंप की बात ट्रंप जाने। लेकिन अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं कि धमकी के साए में अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार गालिबाफ का बड़ा दावा। अमेरिका दबाव बनाकर झुकाना चाहता है। ट्रंप की नीति ईरान को सरेंडर कराने की है। गालिबाफ ने कहा ईरान अमेरिका बातचीत पर सस्पेंस बरकरार है। अब गालिबाफ अपने घर में एक तरफ संसद में ये कह रहे हैं कि यहां बहुत सारे कट्टर लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते ईरान का भला हो और वो नहीं चाहते अमेरिका के साथ बातचीत हो। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद भी ये बात कहते हैं कि हमको ब्लैकमेल करना चाहता है, अपनी शर्तों पर झुकाना चाहता है और वो सरेंडर कराना चाहता है। इस तरह में बातचीत तो होती नहीं है। तो एक्चुअली गालिबाफ कहना क्या चाह रहे हैं प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, दोनों तरफ से इस समय पोस्चरिंग हो रही है और सबको ये पता है कि ये जो टॉक्स होती हैं, जो फाइनल टॉक्स या फाइनल मीडिएशन सीज फायर जब होता है तो एक बैक चैनल भी डिस्कशन चलता रहता है और वो चल रहा है, उसमें ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन इस समय अमेरिका कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड लग रहा है सीज फायर के लिए, क्योंकि ट्रंप साहब कहें कि अगर ये फाइनल हो जाता है तो मैं भी ज्वाइन करूंगा वर्चुअली इस्लामाबाद टॉक्स। लेकिन इस समय जो पोस्चरिंग चल रही है उसको देख के लग रहा है कि सीज फायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी में मुझे नहीं लग रहा है वांस आएंगे और डील हो जाएगी और साइन होकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पोस्चरिंग, और आप ये भी देखिए ना कि जो वॉर था ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका के बीच,
वो अब थम सा गया है। कोई उन पर अटैक नहीं हो रहा है, उनकी टेरिटरी पर अटैक नहीं हो रहा है। जो हाई ऑप्टिक्स अटैक हो रहे हैं इनके टैंकर्स पे, हॉर्मुज स्ट्रेट पे, वो ही हो रहे हैं दिखाने के लिए कि ये हम ऐसा कर सकते हैं आने वाले दिन में। लेकिन ईरान इस समय जानता है कि उसका बैक टू द वॉल है, और ईरान के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे आईआरजीसी के कुछ कमांडर्स ये नहीं चाहते हैं कि ये टॉक्स हो, ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह हम उनसे एग्रीमेंट पर आए, क्योंकि हर बार उनको धोखा मिला है। और ईरान में इस समय एक लीडरशिप वैक्यूम है। मुस्तफा खामेनेई कहाँ हैं, कैसे हैं, वो कितना नेगोशिएट कर पा रहे हैं, ये भी नहीं पता है। तो सब संशय की स्थिति में है। और जो बॉटम लाइन इन सबका है, या एक मिनिमम एजेंडा जो सबका है, वो है किसी भी तरह न्यूक्लियराइजेशन ईरान नहीं कर पाएगा। और मुझे लग रहा है उसी पे सबसे ज्यादा संशय है कि इनके जो एनरिच यूरेनियम है, जो कहा जा रहा है 450 किलो के करीब है, 60% से ज्यादा, उसका क्या होगा, और क्या रीप्रोसेसिंग दोबारा ईरान कर पाएगा। ये सारी चीजें हैं जिसपे मुझे लग रहा है सारी बातें टिकी हुई हैं। और ये भी चाहता है ईरान की जो सैंक्शंस लगे थे करीब $20 बिलियन, और एक्सियोस ने उस पर रिपोर्ट भी किया है कि वो $20 बिलियन जो सैंक्शंस के पैसे कहीं कहीं उसके फंसे पड़े हैं, क्या अमेरिका उसको वापस घर लाने देगा। तो ये ईरान के लिए एक स्ट्रैटेजी ऐसी। ये जो आप बात कह रहे हैं प्रोफेसर अमिताभ, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि न जाने कितने बार ईरान ने ऑलरेडी सीज फायर वायलेट किया है। क्या सीज फायर की मियाद खत्म होने के पहले अपने अटैक को जस्टिफाई अगर वो करना चाहें तो उसके लिए उन्होंने रास्ता बनाया। वाकई उसके पहले बहुत सारे हमले और कई जगह वायलेशंस ईरान की तरफ हो चुके हैं, जो ये 14 दिन के भीतर भीतर हुए हैं, जिनको बड़ा वायलेशन कहा जा सकता है। कार्तिकेय काले सर, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, जैसे प्रोफेसर अमिताभ ने बताया कि आईआरजीसी जो जब आपने पूरा आपका वॉर प्लान टैक्टिक जो है, स्ट्रेटेजी जो बनाई आपने, वो बनाई ऐसे कि कमांडर सारे इंडिपेंडेंट हो गए, और आपको पता है कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशंस की बहुत प्रॉब्लम है ईरान में। आईआरजीसी जो है एक सख्त और एक डेडिकेटेड ऑर्थोडॉक्स लाइन ऑफ थॉट पे चल रहा है। जब वो इस लाइन पे चल रहा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उनकी जो एक्शंस है उसको कंट्रोल कर सको। तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था। 14 दिन का आपने समय दिया, उसमें इंडिपेंडेंट कमांडर्स अपने डिसीजन लेके जो अपने छोटे से अपने कंट्रोल स्फीयर ऑफ कंट्रोल में कर सके वो उन्होंने किया अपनी सोच के मुताबिक। अब ये मान के चलिए कि जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है ईरान में, उसकी सोच और जो आईआरजीसी की सोच है, वो दोनों में डायमेट्रिक फ़र्क है, जो अभी बीच में कई डिसएग्रीमेंट से हमें बड़े क्लियरली देखने को मिल गया। और इस बात का फ़ायदा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूसली उठा रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन ब्लॉकेड के कारण ख़राब होती जा रही है, और जैसे जैसे वो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, इनकी आपस की जो लड़ाई है इसके कारण वीकनेसेस उत्पन्न होंगी, जिसका फ़ायदा फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स उठा सकता है। परंतु उसको इसके लिए समय चाहिए। आई थिंक वो समय ही देख रहा है। तो उधर कहा जा रहा है कि असल में ईरान चाहता है कि जितना डिले किया जा सके, इस वॉर को जितना लंबा खींचा जा सके, इस पूरी प्रोसेसेस को जितना लंबा खींचा जा सके, वो ईरान के हक में होगा। इधर दूसरी तरफ एक दूसरा नजरिया अभी कार्तिकेय काले सर आपको बता ही रहे हैं कि असल में अगर अमेरिका इसी तरीके से इसको थोड़ा लंबा खींचता है तो ईरान के अंदर वहां चल रही समस्याओं की वजह से वहां की फॉल्ट लाइंस और उजागर हो जाएंगी। वहां की संसद के भीतर वहां की जो अभी सरकार है, वहां की मशीनरी, वहां की आईआरजीसी, इन सब के बीच की जो दरारें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और इसका फायदा अमेरिका उठा सकता है। यहां पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी बातें जब कहीं, उसमें कंफ्यूजन की जो बू आ रही है, क्या वो जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप ने वो कंफ्यूजन फैलाया है, या वाकई इस समय इस दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप इतने कंफ्यूज्ड हैं कि दुनिया समझ में नहीं पा रही है कि वो चाहते क्या हैं? कंफ्यूज्ड हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? पहले उन्होंने क्या कहा था, अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी जरा ईरान की बात को ही ले लीजिए, क्योंकि यहां पर डील नहीं की गई तो ईरान को तबाह कर देंगे वाली बात थी, और फिर बाद में कहा कि मैं खुद ईरानी नेताओं से मिलने के लिए तैयार हूं, मैं खुद इसमें शामिल हो जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बातचीत ना हो। ये क्या दिखाता है? पहले उन्होंने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी नहीं हटाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर असीम मुनीर से उन्होंने कहा नाकाबंदी हटाने पर विचार करेंगे। पहले कहा कि ईरान के साथ सीज फायर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और आज कहा कि सीज फायर बुधवार शाम 8 बजे तक बढ़ चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि सीज फायर लागू है, और यह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि उन्होंने कहा कि ईरान ने न जाने कितने बार सीज फायर को वायलेट किया है। उन्होंने कहा वार्ता के लिए जेडी वांस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, और बाद में कहा गया कि वेंस के नेतृत्व में टीम इस्लामाबाद जा रही है। तो ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या ये किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, या ये डोनाल्ड ट्रंप का रायता है जो वो फैला रहे हैं इस पूरे मामले में? अचल मल्होत्रा सर। दिनेश नमस्कार, को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, आपने डोनाल्ड ट्रंप की अलग अलग स्टेटमेंट्स बताई जिसमें विरोधाभास है। वो तो माहिर है, एक ही स्टेटमेंट में उनकी आपको विरोधाभास मिल जाएगा। शुरुआत किसी एक बात से करेंगे
और सेकंड उसका जो पार्ट होगा उसमें बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे होंगे। अगर वो ये सब एक स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं तो आई थिंक वी शुड सल्यूट हिम कि वो कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया को एक क्या कहते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रख रहे हैं और अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में जिसको पढ़ पाना या जिसको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। और इसके अपोजिट भी हो सकता है कि वाकई ही वो कंफ्यूज है, वो जानते ही नहीं वो क्या कह रहे हैं या जानते ही नहीं क्या करना चाहते हैं। तो दोनों चीजों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बहरहाल कमिंग टू द मेन मुद्दे के हिसाब से मुझे लगता है ईरान और यूएसए दोनों ही चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के अपने अपने रीजंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसको और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। ऑलरेडी उन्होंने देख लिया है कि उनके अमेरिकन जो नेटो अलाइज हैं वो उसके साथ नहीं है। पूरी दुनिया में जो क्योटिक कंडीशंस हो रही हैं, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। आज आपने देखा होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वर्स्ट सिचुएशन है एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सब इस युद्ध की वजह से। ऊपर से मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और ये डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते। इजराइल चाहता था बट इजराइल फादर टाइम उन्होंने उसको मुझे लगता है कि पैसिफाई कर लिया। ईरान अंदर से तो जानता ही होगा कि भाई कितनी देर तक चढ़ाऊंगा लड़ाई को इसको। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब आप बातचीत की टेबल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको कोशिश करनी होती है एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है उससे दूर किया जाए, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाया जाए और एटमॉस्फेरिक्स एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी ऐसी एफर्ट नहीं की जा रही जिससे हम कह सके कि वो माहौल जो है अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं जिसके चलते हुए बातचीत। और अचल सर, जब आप ये कह रहे हैं कि असल में मैं मुख्य मुद्दे की तरफ आता हूं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर अपने आप में कि सबसे शक्तिमान देश का सबसे ताकतवर आदमी जो है उसके दिमाग का और जुबान का ही कुछ ठीक ना हो। ऐसे आदमी के साथ क्या बातचीत और क्या डीलिंग, वो अभी क्या कहे, जब तक आप तय करके आए बोले वो कब ये तय हुआ था, मुझे तो याद नहीं आ रहा एक्चुअली। तो यहां पर इस तरह के आदमी के साथ डीलिंग कैसे होगी, ये बहुत बड़ा मुझको लगता है मुख्य मुद्दा इस समय यही है। ईरान भी यही कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी सारी बातें इस दौरान कह दी हैं कि उसने पूरा रायता फैला दिया। अब जरा एक खबर और बताता हूं, आप लोगों के पास आता हूं। वार्ता फेल हुई तो भीषण जंग के आसार पूरी दुनिया को अंदेशा है। खत्म अल अंबिया मुख्यालय का ऐलान है, ये अमेरिका को नेस्तो नाबूद कर देंगे, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का ट्रंप को यह सीधा फरमान, किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार है आईआरजीसी। और आईआरजीसी वे पहले ही मानकर चल रहा है एक तरीके से कि ये वार्ता कुछ होगी नहीं और सीज फायर तो एक्चुअली टूटा हुआ है ऑलरेडी। अब अगली खबर आपके सामने रख रहा हूं और इसमें आशीष आपको ब्यौरा देंगे। फ्लाइट रेडार के डेटा के मुताबिक क्या बात सामने आ रही है। फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है अमेरिकी वॉरशिप, कोमोरोस द्वीप के करीब मौजूद है यूएसएस जॉर्ज बुश। तो पहले जो ये समझा जा रहा था कि बहुत दूर दूर से अमेरिका जो है चीजों को देख रहा है, भांप रहा है और सुलटाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो करीब तक एपिसेंटर तक पहुंचने की भी इस समय सोच रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये आने वाले दिनों में कल्मिनेट किस तरफ करेगा? आशीष क्विकली आ जाइए, आइए इसको डालते हैं बिग बॉल। इससे पहले अंबासिडर सर ने जो बात कही ना, ये खबर उस बात को और पुख्ता करता है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए ये अभी लेटेस्ट कुछ घंटों पहले का ये फ्लाइट डेटा रेडार है और ये CMV-22B ऑस्प्रे जो कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप जो यूएसएस जॉर्ज बुश है वो मूव कर रहा है। ये मेडागास्कर और यहां अटलांटिक से अब वो होते हुए आगे पर्शियन गल्फ की तरफ मोम्बासा से ऊपर जाएगा और ये पूरा कैरियर बैटल ग्रुप है। दर्शकों मैं एक बार फिर बता दूं, ये कोई एक हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई एक शिप की बात नहीं कर रहा हूं। कैरियर बैटल ग्रुप मतलब लगभग 5 से 7 हजार यूएस नेवी के सोल्जर्स उस तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें कम से कम 5 से 7 अलग अलग शिप है। ये निमिट्ज क्लास के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है और ये केवल अकेले नहीं मूव करता है। ये जब यूएसएस जॉर्ज बुश मूव करेगा
तो कम से कम 5 से 7 अलग अलग शिप और 5 से 7 हजार सेलर्स और ऑफिसर्स के साथ में मूव कर रहा है, यानी कि वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जो एग्जैक्टली एम्बेसडर साहब कह रहे थे ना कि बातचीत को लेके जो एक्शन दिखना चाहिए वो विपरीत है, और यही एग्जैक्टली प्रेशर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट है, और जाहिर सी बात है कि इस तरह के जब और टेम्पो जब किए जा रहे हैं और बढ़ाया जा रहा है, ईरान पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ये ईरान फॉलो नहीं कर रहा है, ईरान ने बहुत सारे वायलेशंस किए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि मान जाओ वरना बहुत बड़ा डंडा पड़ेगा। और ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस तरह की स्थिति ईरान के सामने पैदा करने के बाद कि आप उसको बातचीत की टेबल पर भी बुला रहे हैं और उसको हमेशा एक डर भी दिखा रहे हैं। क्या इस तरह में वाकई ये एक्सियोस की रिपोर्ट जो कहती है कि डेलीगेशन पहुंचने वाला है, क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? हालांकि पहले दौर के बारे में भी अगर आप देखें तो आखिरी मिनट तक ये सस्पेंस बरकरार था कि ईरान का डेलीगेशन आएगा कि नहीं, लेकिन बाद में ईरान का डेलीगेशन पहुंचा। उसने एक संदेश देने की भी कोशिश की जब ईरान के उस हवाई जहाज में जिसके जरिए डेलीगेशन आया था, वो स्कूली बच्चे जो मारे गए थे उनके लिए सीट खाली छोड़ी गई थी और उनका बैग और उनकी तस्वीरें भी लगाई गई थी। इस बार ईरान क्या सोच रहा है और आखिरकार क्या करेगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक सस्पेंस। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का विध्वंसक हथियार देखिए, अमेरिका ने जंग में भेजा लेजर वेपन सिस्टम। यूएसएस जॉर्ज बुश पर लोड है ये लोकस सिस्टम। परीक्षण के दौरान कई ड्रोन इसने मार गिराए। अब बगैर गोला बारूद दुश्मन के ड्रोन राख करने की काबिलियत रखने वाला ये इक्विपमेंट भी अमेरिका लेकर आ गया है। और लोकस्ट आप जानते हैं, टिड्डी दल को लोकस्ट कहा जाता है। उस तरीके से अगर मान लीजिए ये ड्रोन पहुंचता है एक टिड्डी दल की तरह, तो इनको नष्ट करने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से एक हथियार, और इसके बारे में कार्तिकेय काले सर बताएंगे। सर, इसके बारे में तो हम बहुत सुनते रहते हैं, ये लेजर के बारे में। क्या ये स्वार्म ड्रोन से निपटने के लिए बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है? देखिए, ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी लेजर्स हैं और कितनी पावरफुल लेजर्स हैं। लेजर के बेसिकली दो काम होते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसमें क्या होता है कि लाइट को कोहेरेंट बनाया जाता है, और इतना कोहेरेंट बन जाती है लाइट की एक्चुअली जहां पर जिस पे लगती है उसको जलाने की क्षमता रखती है। तो वो हार्ड किल आप मान के चलिए। यदि किसी ड्रोन पे लेजर लगती है और वो जो है टूट जाता है या कट जाता है उसका मेटल, तो ऑब्वियसली वो हार्ड किल हुआ। लेकिन सॉफ्ट किल ड्रोन्स भी होते, सॉफ्ट किल मेथड्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में लेजर डैजलिंग, लेजर डैजलिंग टेक्निक का प्रयोग होता है। उसमें बेसिकली लेजर को इस तरह से यूज किया जाता है कि जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं ड्रोन के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसका भी एक अलग तरीका है। साथ में आई एम श्योर कि जो लोकस सिस्टम है वो केवल सिंगली, दैट मीन्स अकेले ही काम नहीं कर रहा होगा, उसमें कुछ और टेक्निक्स भी एम्प्लॉय की गई होंगी। जैसे कि हमारे पास, जैसे हमने अपना खुद का जो भार्गवा अस्त्र करके है, विच इज अ स्मॉल म्यूनिशंस, ऐसे करके बड़ी सारी टेक्निक्स हैं। तो कोई भी सिंगल सिस्टम इस समय एक्चुअली आप ये कह नहीं सकते कि ये बहुत ही केपेबल है या ये स्वॉर्म्स को अकेले रोक सकता है। परंतु यस, अगर स्मार्टली और इंटेलिजेंटली 2-3 सिस्टम्स एक साथ यूज किए जाएं तो स्वॉर्म्स को भी रोका जा सकता है। अब जरा इसको फुल फ्रेम दिखाइए। ये जो हमारे मेहमान आपको बता रहे हैं, ये जो लोकस सिस्टम है, इसको फुल फ्रेम दिखाइए। ये देखिए, उसने ये पूरा एक वीडियो जारी किया गया है जहां पर आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रोन दिखाई दे रहा है आपको। इधर से लेजर की बीम उस पर कॉन्सेंट्रेटेड मारी जाती है और फिर उसके बाद आप देखिए उसका क्या हाल हो जाता है, वो गिरकर नीचे आ जाता है। अब ये जो किया गया होगा सर, जाहिर है इसमें एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपके ड्रोन से हम निपटने के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान को यह पता नहीं है? और ये लेजर वाली टेक्निक तो उधर इजराइल में भी लगी हुई है सर, वो जो उनको आयरन डोम में सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या वो फुल प्रूफ साबित हो रहे हैं? ये सब जाहिर है नहीं साबित हो रहे हैं। तो यहाँ ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने का अमेरिका की तरफ से मकसद क्या है सर? बेसिकली ये इनएक्सपेंसिव है। देखिए, लेजर जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है, उसमें एक पावर सोर्स है, और इसमें आप कोई प्रोजेक्टाइल बाहर नहीं भेज रहे हैं। उस प्रोजेक्टाइल में प्रोपेलेंट नहीं है, उस प्रोजेक्टाइल में सीकर नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही कम हो गई है किसी ड्रोन को मारने के लिए। ये मैसेज है कि इट इज चीप ऑल्टरनेटिव है, बहुत चीप ऑल्टरनेटिव। अब जरा देखिए अमेरिका और अमेरिका की कथनी और करनी, असल में डोनाल्ड ट्रंप मानिए जब मैं अमेरिका कह रहा हूं। अमेरिका को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा, अमेरिका का बार बार वादे तोड़ने का रिकॉर्ड बड़ा पुराना है। ट्रंप पर भरोसे की कमी के कारण वार्ता पर ही संदेह है। मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं हो सकता, ईरान ने कहा। और यही दोनों बातें प्रमुखता से कही जा रही हैं अमेरिका की तरफ से कि आप बहुत ज्यादा दूरी की मिसाइलें बनाने के बारे में जो सोच रहे हैं वो बंद कीजिए, आपका मिसाइल प्रोग्राम जो है वो हम निगरानी में डालिए। और दूसरी वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका एक तो एनरिचमेंट बंद कीजिए, और अब ये किसी भी तरह से परमाणु संवर्धन करके आप हथियार नहीं बनाएंगे, ये गारंटी दीजिए। इधर ईरान कह रहा है कि हम संप्रभु देश हैं, हम ये गारंटी नहीं दे सकते। इधर आइए जरा, अब एटमी संकट क्यों हो सकता है? जब हमने आपसे कहा कि दुनिया को महामंदी और एटमी संकट की तरफ ये पूरा मामला ढकेल सकता है, ये हम क्यों कह रहे हैं? कुछ एक वजहें आपके सामने रख रहे हैं।
युद्ध में ईरान ने अब तक अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया है। मतलब अमेरिका को ईरान ने यह बता दिया है कि हमारी टेंडेंसी वो नहीं है कि तुम हमको बहुत दबाव डालोगे और दबाव के आगे हम झुक जाएंगे। ईरान में मात खाने के बाद अमेरिकी प्रभुत्व के अंत की शुरुआत हो सकती है, और जब इज्जत जाती हुई किसी बड़ी ताकत को लगता है तो उसको लगता है हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा और इस डेस्परेशन में कुछ हो सकता है। भारी बमबारी और दूसरी सैन्य ताकत लगाने के बावजूद ईरान झुका नहीं है। जब तमाम इतने सारे उपाय आपने आजमा लिए, हर तरीके का हथियार चला लिया, उससे आपको एक एक शॉट में एक एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागने में ना जाने कितने का नुकसान एक एक बार में आपने झेला है। आपके मिडिल ईस्ट में जितने बेसेस थे वो तबाह कर दिए गए, और आपको हमेशा ये दिखाई दिया कि आप यहां ईरान की स्ट्रैटेजी के सामने कमतर साबित हो रहे हैं। तब ऐसे में ये डेस्परेशन बढ़ जाएगा क्या कि आप कोई टैक्टिकल ही सही लेकिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लें। अमेरिका की अजेय छवि को ईरान ने एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वेनेजुएला के बाद जो एक तरीके से ट्रंप सोच रहे थे कि अब हमारी एकदम बम बम होती रहेगी, उसको बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। और हालात यह है कि अमेरिका के साथ सहयोगी भी साथ खड़े होने और साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका का नाम और ऑरा नष्ट हो रहा है। चीन, रूस जैसी शक्तियां उभर रही हैं। अमेरिका के इस हालत से अब ग्लोबल पावर और ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। अपनी छवि बचाने के लिए अमेरिका के सामने क्या एटम ही विकल्प बचेगा? और वो जो कहता है हम सबसे जिम्मेदार देश हैं दुनिया के, इसीलिए हम अगर अपने पास एटम रखते हैं तो उससे दुनिया को कोई खतरा नहीं है। पूरी दुनिया में एक बार एटम का इस्तेमाल हुआ और वो जापान के खिलाफ अमेरिका ने ही इस्तेमाल किया। तो क्या फिर से भी ये जो शराफत का नकाब है उसकी आड़ में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई मिस एडवेंचर करने के बारे में सोच सकते हैं क्या, प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, अमेरिका ही, आपने सही कहा कि नागासाकी, हिरोशिमा में दुनिया में एक ही बार न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया है, वो अमेरिका ने यूज किया। अमेरिका इसकी मारक क्षमता जानता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें ना, इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका, ये तीन पावर्स नेगोशिएट कर रहे हैं एक ऐसे पावर के साथ, और उसको कह रहे हैं कि आप डी न्यूक्लियराइज कीजिए जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन से आप साजो सामान से लैस हैं, और वो कह रहे हैं कि आप नहीं करें। तो इस दुविधा में, और ईरान पहले ये तैयार हो गया था कि यूरेनियम संवर्धन वो 3.67 जो सिविलियन न्यूक्लियर अरेंजमेंट में होता है, सिर्फ उतना ही संवर्धन करेंगे। और जेसीपीओ जब आया था तो उन्होंने भी यही एग्री किया था कि हम एग्री करेंगे, आप इंस्पेक्टर्स भेजिए, आइए, के बजाप्ता आते थे, देखते थे और जाते थे। लेकिन ट्रंप साहब की जिद है इजराइल के बिहाफ में कि कोई वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर वेपन नहीं रख पाएगा, और इसी के चलते ट्रंप उसी इजराइल के बहकावे में आके, या जो कह लें आप, वो चाहता है कि पूरी तरह से डीन्यूक्लियराइज किया जाए, क्योंकि अगर आप 3.67 एनरिच कर सकते हैं तो आप आगे भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, ईरान पहले से भी ये करता रहा है, एनपीटी का सिग्नेटरी है। जितने एनपीटी के सिग्नेटरी हैं, जापान हो, ब्राजील हो, वो सब न्यूक्लियर संवर्धन करते हैं अपने डिफेंस पर्पसेस के लिए नहीं, बल्कि सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। तो अगर वो कर सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं? तुलसी गाबार्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स के हियरिंग में कहा था, सेनेट हियरिंग में, कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर संवर्धन एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए या उस ग्रेड तक नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक गैप है जो ट्रंप नहीं समझते हैं और ईरान उनको समझाना चाहता है। और ये तो एक किसी भी सार्वभौमिक शक्ति का एक राइट होता है ना कि वो न्यूक्लियर संवर्धन करे। भारत कर रहा है, चीन कर रहा है, दुनिया के सारे देश करते हैं जो अगर कर सकते हैं तो ईरान को क्यों डिनाई किया जाए? ये जिद जो है वही इस वॉर का सबसे बड़ा कारण। अमेरिका हो सकता है इस बात को लेकर खुद को मुतमईन कर ले कि तुलसी गाबार्ड क्या कह रही हैं, लेकिन इजराइल अगर उधर कह रहा है कि वो बम बना रहा है, बम बना रहा है, बम बना रहा है, तो ट्रंप की मजबूरी बन जाती है कि वो भी कह रहे हैं हाँ बम बना रहा है, बम बना रहा है। बेशक तुलसी गाबार्ड वहां कहें कि नहीं अभी ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। अब जरा अगली खबर देखिए, ईरान से वार्ता को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान में सीज फायर नहीं बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, ईरान पर फिर बमबारी हो सकती है, हमारी सेना बमबारी के लिए तैयार है। एक बार में मतलब क्लासिकल से लेकर जैज से लेकर पॉप से लेकर रॉक से लेकर आप जो जो चाहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हर तरह का आपको अनुभव दे देंगे। ये वही मैं कह रहा था अचल मल्होत्रा सर, पिछली बार जब आपने बात कही मुझे लग रहा था कि सबसे मुश्किल काम तो यही है कि ऐसे आदमी के साथ आप क्या डील करेंगे और किस बात को आप तय हुआ मानकर आश्वस्त होंगे, जो कब बदल जाए कुछ ठीक नहीं। नहीं दिनेश, बिल्कुल इनको डिकोड कर पाना जो है बहुत मुश्किल है। आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटीज में इनके ऊपर पीएचडी और थीसिस लिखी जाएगी, ये मेरे से गारंटी ले लो। ये एक विषय बनेंगे स्टडी का, चाहे वो साइकोलॉजी। नहीं, वो भी जो थीसिस करेंगे वो आखिरी पन्ने में ये लिखेंगे और इस तरीके से हमको कुछ समझ में नहीं आया।
हाँ, वो आखिर में कहेंगे कि आई एम सॉरी, मैं आई गिव अप, मुझे हमें समझ नहीं आया। बहरहाल ये तो है डोनाल्ड ट्रम्प की बात। कभी कभी दिनेश मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या वो रियली सीरियस है इस बात के लिए कि वो बातचीत सच में करना भी चाहते हैं, या सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते हैं, सिर्फ डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाना चाहते हैं। जो न्यूक्लियर इशू है, इशू ही नहीं है मेरे हिसाब से। ये खत्म करते ही नहीं है इस इशू को, जानबूझ के एक बोगी बना के रखी हुई है इन्होंने। मैं बिल्कुल ऐसे लेमैन ही समझ लो, मैं आपको बताता हूँ कि 2015 में ऑलरेडी न्यूक्लियर डील हो चुकी है, और उसके बाद ओमान में भी इस न्यूक्लियर डील के बारे में काफी कुछ सहमति हो चुकी है। तो दोनों तरफ से अगर विलिंगनेस हो, और ईरान की तरफ से तो होगी जो मानने के लिए तैयार हुए हैं इतनी सारी बातें, इन दोनों चीजों को मिला के 2015 की डील और उसके बाद की जो सब्सीक्वेंट एग्रीमेंट हुए हैं, आप उनको मिला के डेफिनेटली एक एक्सेप्टेबल जो है एग्रीमेंट पे आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि इस इशू को वो जानबूझकर एजेंडा पे बनाए रखना चाहते हैं, जस्टिफाई, कि वो अगर कल को और भी कोई सख्त कार्रवाई करते हैं तो इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए? हालांकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप 80 बॉम्ब इसराइल के कहने पे अगर आप ये कह रहे हैं कि एक बॉम्ब बना रहा है, उसके पास 80 से 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं इसराइल के पास। तो वो उसके 80 और 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ईरान की एग्जिस्टेंस के लिए काफी नहीं है। और इसका एक बॉम्ब जो अभी बना नहीं है, जिसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है कि उसने बना लिया, जी, वो इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बोगी जबरदस्ती की बना रखी है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इनका यही था कि ईरान को इतना कमजोर कर दो कि पूरे रीजन में दोबारा सर नहीं उठा सके। ये उनकी पॉलिसी थी। लेकिन हुआ ये है कि ये सिद्ध हो गया है कि अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस वेस्ट एशिया गल्फ में स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये इंस्टेबिलिटी का रीजन बन सकती है, और ये बन गई है। राइट। ये दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही है सर, अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। अचल मल्होत्रा सर कह रहे हैं कि असल में ये न्यूक्लियर वाली बात ईरान को लेकर जो एट्रीब्यूट की जाती है, एक तरीके की बोगी है, और उस बोगी को बनाए रखा जाता है ताकि ईरान के ऊपर किए जाने वाले हमले को जस्टिफाई किया जा सके। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि यहां असल में मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका कभी भी चीजें ठीक करने के लिए आता है ना, तो उसका हाल, फिर उस जगह का हाल वही हो जाता है कि जहां जहां चरण पड़े। यहां बजाय चीजें बनने के और बेकार हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, और ये हम देख रहे हैं होता हुआ। सीज फायर की डेडलाइन पर ट्रंप की वार्निंग आई सामने। ट्रंप ने कहा डील नहीं हुई तो हमले फिर शुरू होंगे। सीज फायर बढ़ाने की संभावना बेहद कम, अमेरिका ने कहा। बुधवार शाम तक तय होगा अमेरिका का फैसला। ट्रंप ने कहा डील के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये लीजिए, यहां ये भी जोड़ दिया, हम डील के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, ये है डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान वॉर से क्या बदला? ईरान वॉर को लेकर अगर आप देखें तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या बदला ईरान वॉर से अभी तक? युद्ध के खर्च से अमेरिकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी आंच झेल रहे हैं। ईरान पर हमले ने चीन और रूस को एक साथ आने का, और करीब आने का, और मजबूती के साथ करीब आने का, और ईरान की मदद करने का तमाम तरीकों से, और ये जो एक्सिस है इसको और मजबूत होने का मौका मिला। मिडिल ईस्ट में कूटनीति पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। वो मिडिल ईस्ट जो अभी तक अमेरिका सिक्योरिटी अम्ब्रेला देगा और हम सुरक्षित रहेंगे ये सोचकर आश्वस्त रहता था, अब वो इस बात को लेकर बड़ा चिंतित है। युद्ध की विभीषिका से लोकतंत्र के रक्षक का अमेरिकी दावा कि हम हैं डेमोक्रेसी की पूरी दुनिया में मुहाफिज, ये वाला दावा बड़ी तेजी से पंक्चर हो रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद भी अमेरिका की साख वापस आने में बहुत वक्त लगेगा। वेनेजुएला के बाद ये जो हौसले बड़े बुलंद हो गए थे, उनमें से एक तरीके से ईरान की सुई ने उसमें पंक्चर का काम किया है, और ये बात अमेरिका को डेस्परेट कर सकती है, बताने का मतलब ये। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एटमी तबाही और महामंदी वाला खतरा भी सामने दिखाई दे रहा है। ईरान के इजराइल को मिटाने की थी साजिश। अगली खबर देखिए, ईरान के एटमी प्लान पर नेतन्याहू का दावा। न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल से हमले का था प्लान। इजराइल ने ईरानी एटमी खतरे को किया खत्म। नेतन्याहू ने कहा प्रॉक्सी गुटों को वेपन देने की तैयारी में भी था ईरान। नेतन्याहू ने कहा सवाल यह है बहुत जल्दी से 30 सेकंड में प्रोफेसर अमिताभ, क्योंकि हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, ये रस्सी को सांप समझ रहा है इजराइल, या वाकई वो कहीं कहीं सांप देख रहा है इसलिए ये खतरा इससे आगाह कर रहा है खुद को और दुनिया को? देखिए,
इजराइल हमेशा इस रीजन में अपने आप को थ्रेट महसूस करता रहा है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज रहे हैं या उसके जो सपोर्टर्स रहे हैं। ईरान नहीं, वो तो कर रहा है सर, लेकिन ये असली खतरा है या उसको जबरदस्ती में खतरा लग रहा है? वही कह रहा हूं, ये ज्यादातर ईरान से थ्रेट इसको नहीं था। जो थ्रेट थे इनको नेबरिंग से, उनको उन्होंने सबड्यू कर लिया था, साथ मिला लिया था, उनसे दोस्ती कर ली। ठीक है। अब बच गया था ईरान, क्योंकि वही एक पावर था जो अटैक करके दुनिया को सिद्ध कर सकता था कि इजराइल को वो चुनौती दे। सर जल्दी से एक पर्सपेक्टिव और दे देता हूं। ईरान का न्यूक्लियर प्लान, नेतन्याहू का दावा क्या है? इजराइल को मिटाने की योजना बना रहा था ईरान, ये कहा जा रहा है। इजराइल की तरफ से परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की तैयारी थी। परमाणु हथियार मिलते ही इजराइल पर बड़ा खतरा होता। ईरान परमाणु ठिकाने को बड़े विनाश का केंद्र बना रहा था। नेतन्याहू का दावा, वक्त रहते कार्रवाई करके यह खतरा टाला गया। ईरान अपने हथियार प्रॉक्सी गुटों को भी देने की तैयारी में था। और ये इजराइल की तरफ से कहना है कि ये जो दुनिया कह रही है जिसको कि ये खतरा काल्पनिक है या बोगी है, वो बहुत बड़ा खतरा था। वो तो वक्त रहते हम चेत गए और हमने कार्रवाई की, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब इन दावों और काउंटर क्लेम्स के बीच में वार्ता होती है कि नहीं? वार्ता होती है तो टेबल पर कोई बात बनती है कि नहीं, या फिर कल से फिर वो शुरू हो जाता है जिसका अंदेशा दुनिया को है? और सबसे बड़ा खतरा एटमी और महामंदी, क्या ये सच होने वाला है?